नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव रंजन। मैं एक कंसल्टेंट रोमैटोलॉजिस्ट हूँ। मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आप लोग के सामने एक बीमारी लेके आया हूँ जिसका नाम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस को जानना और इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको हम सही समय पे नहीं पहचाने तो ये हमारे जॉइंट्स को, स्पेशली हिप, नी जॉइंट और स्पाइन को इतना डैमेज कर देता है कि बाद में मेडिसिन से भी इसका उपचार नहीं हो पाता है, फिर आपको ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। सो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस क्या है, इसके बारे में जानते हैं आज। सो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस एक प्रकार का गठिया है जिसको हम स्पाइन की गठिया बोलते हैं। ये हमारे रीढ़ की हड्डियों और जॉइंट्स को डैमेज करता है, जिसके कारण कुछ लक्षण आते हैं जो आपके नेक पेन और बैक पेन करा सकते हैं। तो ये गठिया जो होता है जनरली 20 से 40 साल की एज में होता है। ये जनरली यंग एज को अफेक्ट करता है। मेल्स में ज़्यादा देखे गए हैं, फीमेल्स भी अफेक्ट होती हैं, लेकिन फीमेल्स में जनरली सीवियर सिम्टम्स कम होते हैं और ये मेल्स में सीवियर ज़्यादा होते हैं। तो क्या कारण है, इस बीमारी के कारण क्या है? तो जनरली जो रिसर्च में देखा गया है कि इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है जेनेटिक फैक्टर। एक जीन होती है जिसको हम बोलते हैं HLA-B27। ये HLA-B27 जो है इस बीमारी के साथ काफ़ी एसोसिएटेड है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जीन्स का एसोसिएशन देखा गया है इस बीमारी में। तो हमारे बॉडी में जो जीन है HLA-B27, इस गठिया के साथ 90% टाइम देखा गया है कि ये एसोसिएटेड होता है। उसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लाइफस्टाइल, वेट गेन, स्मोकिंग, सम वायरल इन्फेक्शंस और बैड फूड हैबिट्स, ये भी इस बीमारी को कभी कभी इंक्रीज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो जानते हैं इस बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं। तो ये जैसे कि स्पाइन को अफेक्ट करता है, स्पाइन के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। तो ज़्यादातर इस बीमारी में सबसे जो कॉमन लक्षण होता है वो है गर्दन का दर्द, नेक पेन और लो बैक पेन, कमर में दर्द। तो इस कमर में दर्द और जो स्पाइन का पेन है, नेक पेन है, इसके कुछ खास कैरेक्टर होते हैं। वो कैरेक्टर क्या है कि इस बीमारी में जो पेन होता है जनरली नाइट में होता है। रात में पेन आपको ज़्यादा होगा। जैसे ही आप रेस्ट में बेड पे लेटने जाते हैं आपको कुछ देर के बाद बैक पेन और स्टीफनेस और नेक पेन होने लगता है। रात में जब आप करवट चेंज करते हैं बेड पे तो उसमें भी आपको जकड़न और दर्द होता है। सुबह सो के जैसे ही आप उठते हैं आपको मैक्सिमम स्टीफनेस और पेन फील होगा बैक में और नेक में। और ग्रेजुअली जैसे जैसे आप एक्टिविटी करते हैं और आपका दिन जैसे जैसे बढ़ता है तो ये बैक और नेक पेन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके अलावा स्पाइन के अलावा ये दूसरे जॉइंट में भी गठिया करवा सकता है। जैसे कि पैरों का जॉइंट काफ़ी अफेक्ट होता है इस बीमारी में। नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और हिप का जॉइंट, इसमें भी अर्थराइटिस और गठिया हो सकता है। इसके अलावा ये बीमारी जब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो दूसरे ऑर्गन को भी प्रभावित करता है। तो कॉमनली ये किस किस ऑर्गन को प्रभावित करता है ये जानते हैं हम। तो आई में बार बार रिकरेंट इन्फ्लामेशन होता है जिसको यूवेइटिस बोलते हैं। तो ये बीमारी एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस और आंखों को डैमेज करता है। तो आपकी आंखों में पेन होगा, रेडनेस होगा और ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला दिखता है। इसके अलावा ये लंग्स को भी प्रभावित करता है। अगर इसको छोड़ दे और इसको कंट्रोल ना करे इस बीमारी को तो ये लंग में फाइब्रोसिस और स्कैरिंग करवा सकता है। हार्ट का जो कंडक्शन होता है, जो कि रेगुलर रिदम बनाता है हमारे हार्ट के फंक्शन को, हार्ट का कंडक्शन भी इस बीमारी में डिस्टर्ब हो जाता है और इरेगुलर हो सकता है। इसके अलावा ये हमारे आंतों में सूजन भी करवा सकता है जिसको हम कोलाइटिस भी बोलते हैं। स्किन को भी अफेक्ट करता है। मल्टीपल स्किन रैश और नोडल्स भी हो सकते हैं। सोरियासिस नाम का एक स्किन बीमारी है, इस बीमारी के साथ एसोसिएटेड भी देखा गया है। लंबे समय तक इस बीमारी को कंट्रोल ना करने से बोन की डेंसिटी कम हो जाती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं। और ये ऑस्टियोपोरोसिस के कारण आपको रिकरेंट फ्रैक्चर की हिस्ट्री हो सकती है। माइनर ट्रॉमा के बाद आपको कहीं भी फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये सब इसके एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर हैं। अगर इस बीमारी को कंट्रोल नहीं करें तो ये धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन को भी प्रभावित करता है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स को स्पाइन और किसी जॉइंट का गठिया नहीं होता है लेकिन इस ऑर्गन में डैमेज होता है। तो पहली बार आंखों में इन्फ्लामेशन भी पेशेंट्स लेके आते हैं।
अब जानते हैं कि इसका डायग्नोसिस डॉक्टर्स कैसे करते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें हम सारा डिटेल लेते हैं कि पेशेंट्स को पेन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करने से बढ़ता है, घटता है, नाइट पेन है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट मॉर्निंग स्टीफनेस है कि नहीं, और धीरे धीरे वो कम होता है कि नहीं। जब हिस्ट्री हमें लगता है कि हिस्ट्री से हमें जब लगता है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस हो सकता है, तब हम कुछ टेस्ट सजेस्ट करते हैं। उसके पहले हम एग्जामिन भी करते हैं पेशेंट को, जिससे हम पता करते हैं कि कौन से जॉइंट में गठिया के लक्षण दिख रहे हैं। टेस्ट में जनरली हम एक्सरे करते हैं, लेकिन एक्सरे एक ऐसा टेस्ट है जो जनरली 1 से 2 साल जब बीमारी परसिस्टेंट रहती है तब उसमें कुछ डैमेज दिखता है। तो अर्ली फेज में एक्सरे में कुछ नहीं भी आ सकता है और नॉर्मल भी एक्सरे हो सकते हैं। सो अर्ली फेज में हम एमआरआई देखते हैं, जिस जॉइंट का हमें लगता है कि यहाँ गठिया और स्पाइन में स्पॉन्डाइलाइटिस हो रहा है, तो स्पाइन का एमआरआई करके हम देखते हैं कितना डैमेज हो रहा है और कितना इन्फ्लामेशन चल रहा है। उसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट जो इस बीमारी के संकेत दे सकते हैं वो है HLA-B27, ESR और CRP। ESR और CRP इन्फ्लामेशन मार्कर है। जब भी आपको अर्थराइटिस और स्पाइन में डैमेज होता है तो ये जनरली बढ़े रहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के एक डायग्नोसिस बनाई जाती है। कोई भी एक फैक्टर, कोई भी एक टेस्ट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस का डायग्नोसिस नहीं बना सकता है। अब बात करते हैं इलाज का, इसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं हम और क्या संभव है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो हम बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब इसमें दवाई नहीं देते हैं। अगर कुछ अर्ली फेज में डिजीज होता है जहां इन्फ्लामेशन डैमेज नहीं चलता है तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, वेट कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपना डाइट और जो आपका हैबिट है उसको सही करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पेशेंट्स को बताते हैं। उसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट में हम ड्रग और ट्रीटमेंट देते हैं। तो 2 तरह के ट्रीटमेंट इसमें जनरली होते हैं। एक हम डीमार्ड बोलते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स बोलते हैं, जो कि टैबलेट्स होते हैं, वो हम पेशेंट्स को देते हैं जब डिजीज़ माइल्ड हो। जब डिजीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर और बढ़ने लगती है तो उसमें बायोलॉजिकल ड्रग्स और इंजेक्शंस का भी ऑप्शन होता है, जहां बहुत ज़रूरी होता है कि बीमारी को कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल ना करने से धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन और जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, जहां आपको बाद में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब सीवियर डिजीज हो जाती है, जहां मेडिसिन भी काम नहीं करती है, कोई एक पर्टिकुलर जॉइंट, कोई एक पर्टिकुलर स्पाइन का स्ट्रक्चर बहुत डैमेज हो जाता है, वहां सर्जिकल प्रोसीजर जो हमारे ऑर्थोपेडिक कलीग करते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। सो अगर समरी में हम कहें कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस क्या है, तो ये एक रीढ़ की गठिया है जिसके लक्षण मैंने बताएं कि क्या ज़रूरी है। जो होता है मॉर्निंग स्टीफनेस, आपको अगर आपके कमर में, नेक में सुबह में बहुत स्टीफनेस हो रहा है और धीरे धीरे ये स्टीफनेस कम होता है, या किसी जॉइंट में पेन और स्वेलिंग है, तो ये अर्ली संकेत हो सकते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस के। तो ज़रूरी है कि इस बीमारी के जो एक्सपर्ट रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं, आप रूमेटोलॉजिस्ट से शुरुआत में मिलें, क्योंकि इसका इलाज अगर नहीं सही समय पे किया जाए तो ये धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ, इलाज के साथ साथ ज़रूरी है कि अपना लाइफ स्टाइल सही करें, स्मोकिंग बंद करें, और जो डाइट थेरेपी है, अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको भी कम करने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे रूमेटोलॉजी, अर्थराइटिस और जितनी भी ऑटोइम्यून बीमारियां हैं उसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सारे पब्लिक को देता हूं, क्योंकि आप सही समय पे सही डॉक्टर से दिखाएं। बहुत बार हमारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिसमें बहुत सीवियर और डैमेज हो चुका होता है, क्योंकि वो सही डॉक्टर के पास कभी गए ही नहीं होते हैं और उनका इलाज सही नहीं हो पाता है। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।